जिस तरह से उनका इस्तेमाल करना, उनका शोषण करना चाहते थे, वो सारी घटनाएं अगर अब नहीं कही जाएंगी तो कब कही जाएंगी? कुछ लोगों ने इसकी ओर संकेत किया है, खुल करके बातें नहीं कही गई। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के का जो संपूर्ण कृतित्व है, उसका महत्व उनके जीवन संघर्ष की कहानी कही जानी चाहिए। और वो जीवन संघर्ष कितना जटिल था, किन स्थितियों के बीच से वे वो हुए और वो लिख सके। उस अस्थमा के मरीज काम कर नहीं सकते थे ज्यादा देर तक, बावजूद इसके वो काम करते रहे, इतना कर गए, तब उनके कृतित्व का नाम लगाया जा सकता है। मैंने कहा कि शुरू किया था, इसलिए इस ग्रंथावली के बाद नए सिरे से विचार करने की संभावना है। लेकिन होता यह है कि जैसे ही किसी की ग्रंथावली छप जाती है, उसके बाद उसको लिखना बंद हो जाता है। मुक्तिबोध की ग्रंथावली निकली, उसके बाद मुक्तिबोध पर किताबें नहीं है, उसके पहले काफी आगे बंद है। लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ भी हुआ है। और मुझे भय है कि आचार्य शुक्ल ग्रंथावली पा करके हम लोग इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि जैसे अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, सब कुछ काम हो गया, दूसरा करना क्या है। इसलिए यह एक प्रकार की दुराशा ही होगी ये कल्पना कि हम करें कि इसके बाद बड़ी गंभीरता से विचार होगा। रहा ये कि रवि त्रिपाठी जी ने कुछ छेड़ते हुए मुझे कहा कि ऐसा ऐसा कहा था, दूसरी परंपरा वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा काम कुछ लोगों ने किया है, मेरे दृष्टि में नहीं आ सका है। मैं अवश्य इस समय उल्लेख करना चाहूंगा। राजमल बोरा नाम के आदमी, जो औरंगाबाद विश्वविद्यालय में थे, उनका निधन हो गया। उन्होंने आचार्य शुक्ल पर 3 पुस्तकें लिखी। एक चिंतामय चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत अच्छी तथ्यात्मक जीवनी एक एक चीज करके, और क्योंकि बड़े हिसाब किताब रखने वाले आदमी थे, और उनको सुलभ था। महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी सीतामऊ वाले, जो आचार्य रामचंद्र, उनका एक पुस्तकालय है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समस्त पुस्तकों का प्रथम संस्करण हस्ताक्षर के साथ सुना, सारी पुस्तकें और सारी अद्भुत सामग्री। पिछले साल उसे बंगलोर में मिल के गया था, मैसूर से बंगलोर चला गया। तो कुछ लोग अब भी हैं, और जो नहीं है, उन तथ्यों को देख करके भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। ये 1941 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इस वक्तव्य के बाद आचार्य शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का विवाद उठाना और खड़ा करना दुस्साहस का काम होकर निष्ठता। जो लोग समझते हैं कि दूसरी परंपरा लिख करके मैंने शुक्ल जी को गिराना चाहा है, द्विवेदी को उठाना चाहा है, ये ऊपर फट्टू लोग हैं, नहीं जानते, कोई समझ नहीं। इसलिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के बारे में ये धारणा रखते हैं, उनके बारे में किताब लिखते हुए मैं लिखूं कि नहीं साहब आचार्य शुक्ल से बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार आवश्यक है, ये धृष्टता हो गया, अपने गुरु का अपमान करूंगा, नहीं किया। इसलिए ऐसी चोचलेबाजी से लोग बाज आए तो बेहतर है। मैंने पहला लेख आलोचना था और प्रकाशित हो, उसको संघ संबंध दिया हुआ है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में शुक्ल जयंती को पढ़ा था। पहला लेख मैंने रामचंद्र शुक्ल को लिखा था। इसलिए और स्वयं विश्वनाथ जी की अध्यक्षता में वो शुक्ल जयंती बनाई गई थी। शुक्ल जी के बारे में राय कई लोगों ने
प्रसंग वैसा है तो यह भी जिक्र कर दूं कि कम लोग जानते होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रामचंद्र शुक्ल जयंती पर मैंने जैनेन्द्र जी को मैं ले गया था, सरस्वती पे से ठहरे हुए थे। जैनेन्द्र जी और रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ लिख चुके थे, शायद संदेश में प्रकाशित है वो लिख, और बोले थे, क्योंकि उन दिनों वो अक्सर काशी आया करते थे, प्रेमचंद जी के यहाँ ठहरते थे, शुक्ल जी से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होते थे। तो मुख्य वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनको ताले पर दिया था बोले बोले। उसमें एक वाक्य उन्होंने कहा जिससे कोई बहुत से लोग जैनेन्द्र के विरुद्ध हो गए, तो शुक्ल जी के विरुद्ध थी। जैनेन्द्र जी ने कहा, एक वाक्य है वो कि आचार्य शुक्ल के इतिहास पर टिप्पणी की है कि आचार्य शुक्ल ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। इतिहास जुटाना एक बात है और इतिहास जगाना एक बात है। इसके मर्म को जो आदमी, जो रचनाकार है, वो एक रचनाकार कह रहा था कि इतिहास को जुटाना एक बात है, तमाम तथ्यों को इकट्ठा करके वर्गीकरण करना, काल विभाजन करना, आदि आदि जुटा करके आप कुल मिला करके स्वयं को इतिहास सृजनात्मक प्रतिभाएं अपने दौर की उनको जगाने का काम करता है कि नहीं करता। अगर इतिहास का काम नहीं करता है तो उस इतिहास की कोई उपयोगिता नहीं है। वो पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पास करने के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर किया आचार्य रामचंद्र स्वयं अपनी अतीत परंपरा की सृजनात्मक शक्तियों को खड़ी दूर करके उसकी पहचान कराई। निश्चित रूप से उन्होंने जायसी, सूर, तुलसी, ये तो विचित्र बात है कि जिस तुलसीदास को सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धा उनकी थी, सबसे बड़ा कोई मानते थे, लिखा भी है उन्होंने, लेकिन विचित्र विडंबना है कि आचार्य शुक्ल की तीनों समीक्षाओं में तुलसीदास की समीक्षा सबसे कमजोर है, जायसी की सबसे गंभीर है और सबसे मर्मस्पर्शी सूर की। तुलसी जो उनके श्रद्धेय थे, आराध्य थे, तुलसी पर लिखी हुई पुस्तक साहित्य के बारे में बहुत कम है। एक अध्याय है तुलसी की भावुकता, सिर्फ एक। बाकी उनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अनुमान किसी चीज के बारे में बात करते हैं, साहित्य गायन सबसे कमजोर है उनकी तुलसीदास पर लिखी हुई। ये विडंबना थी। विचित्र बात है कि रीत काल की सबसे अच्छी लिखी हुई समीक्षा हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने की। बिहारी पर लिखा है, देव पर लिखा है, घरानंद पर लिखा है, पद्माकर पर लिखा है। रीत काल पर लोग लाख जिसको कहें कि बहुत जोर गजल में मारा तो न हुआ अपर न हुआ अमीर का अंदाज नसीब, शौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। रीत काल पर सबसे अच्छा आचार्य शुक्ल का लिखा, प्रत्येक कवि पर एक एक समीक्षा लिखी, चाहे रीति मुक्त हो चाहे जो। लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी शुरू होती है, समाप्त होती है, 20वीं शताब्दी जो स्वयं अपनी शताब्दी थी आचार्य शुक्ल की, आचार्य शुक्ल की या किसी आलोचक की कसौटी है कि अपने समकालीन साहित्य के बारे में से आपका कैसा रिश्ता है। और विचित्र बात है कि उस दौर में निराला को अंत तक उन्होंने स्थान नहीं दिया। यहाँ जो खत्म हो रहा था तो अंतिम नोट्स निराला पर थोड़े से रहे। पंत पर सबसे लंबा लेख लिखा हुआ, काव्य में रहस्यवाद नाम की पुस्तक लिख करके ध्वस्त करना चाहा है, और निराला से तो रहस्यवाद को लेकर के उनकी जब बकबक हुई कविता लिखी है निराला। इसलिए देखें तो स्वयं ऐसा बर्बज्ञ कवि अपनी अतीत की परंपरा को जगाता है, लेकिन ठेठ अपने काल के साहित्य के बारे में वह उस प्रकार न जयशंकर प्रसाद के बारे में, न कहना चाहिए कि निराला के बारे में। इन दो महत्वपूर्ण, और तो और प्रेमचंद को प्रोपेगेंडिस्ट लिख दिया है। स्वयं प्रेमचंद के बारे में अपने समय की 3 महत्वपूर्ण प्रतिभाओं
आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ करके अगर धारणा बनाएंगे तो लटकती नहीं है। इसलिए किसी इतिहास की कसौटी होती है कि आप, एक तो है कि अपनी परंपरा का मूल्यांकन आप वो कैसे जीवंत बनाते हैं, जो कार्य किया निश्चित रूप से, लेकिन स्वयं और तो और भारतेंदु मंडल के बारे में इतना सजीव लिखा है कि हिंदी साहित्य में दूसरा कोई आदमी लिख नहीं सकता है। स्वयं भारतेंदु से उनके इतनी ममता थी, ममत्व था। कई लेख लिखे, प्रेम घर की छाया स्मृति नाम की पुस्तक में भारतेंदु के बारे में लिखा है। इसलिए भारतेंदु मंडल के साथ उनका इतना लगाव था कि 19वीं शताब्दी तक शुक्ल जी ने जो लिखा है वो अंतिम है, वैसा किसी ने लिखा नहीं तो लिख सकता, क्योंकि कई लोगों को स्वयं देखा था उन्होंने, सबसे मिले थे, उनसे प्रभावित थे। विचित्र बात है कि जाने क्यों काव्य में रहस्यवाद लिख करके उन लोगों को भ्रम हो गया था कि ये मिस्टिसिज्म और रहस्यवाद नाम की चीज। और शुक्ल जी चूंकि बड़े रैशनल आदमी थे, इसलिए समझते थे कि कविता को भी रैशनल होना चाहिए। अब कविता को कुछ लोग इरैशनल समझते हैं, इसलिए कविता भी रैशनल हो जैसे कि दर्शन होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सहृदय का वक्तव्य नहीं है, भावक का वक्तव्य नहीं है। और इसीलिए रहस्यवाद पर पूरी की पूरी किताब लिखी, जो आज अपठनीय हो गई है। जिस विलियम ब्लेक के बारे में उन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखा, उस विलियम ब्लेक को क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजी में स्वीकार किया गया। और उस ब्लेक के बारे में उनकी टिप्पणी पढ़ने पर लगेगा कि ब्लेक को समझने में गड़बड़ी नहीं हुई और निराला को समझने में भी गड़बड़ी हुई। इसलिए आगे वाले लोग इस पर और टिप्पणी करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेकर के, जैसा स्वास्थ्य है ज़्यादा बोलने का, लेकिन उकसाने के लिए मैंने कहा कि दीपावली के बहाने आचार्य शुक्ल पर जब भी काम हो तो देखें कि अपने समकालीनों के बारे में, सृजनात्मकता के बारे में आचार्य शुक्ल जैनेन्द्र का वो कथन कि इतिहास उन्होंने दिखाया तो जरूर, लेकिन जहाँ तक समसामयिक साहित्यकारों का सवाल है, जगाया नहीं सके, क्यों नहीं करा सके, ये सीमाएं आलोचक में भी मानवीय दुर्बलताएं होती हैं, मुझमें भी आचार्य शुक्ल हो सकते हैं। उन दुर्बलताओं के साथ ही मनुष्य होता, वरना ईश्वर होता। इसलिए सगुण गुण घटेंगे, और सगुण कोई आदमी होगा तो गुण तो उसमें होगा ही, और गुण का मतलब दोष भी होता है। इसलिए उस सगुण ब्रह्म के हम लोग उसकी मूर्त बना करके पूजने के बजाय सच्ची श्रद्धा से हम लोग अपनाएं। यही इस ग्रंथावली की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन शब्दों के साथ एक बार फिर इसके संपादक प्रकाशक बधाई। हम दोनों का धंधा भी थोड़ा ऐसा है, तो वो भी छपाई का काम करते हैं, चीज़ें छापते हैं, हम भी छापते हैं। वो भी बहुत सारा निम्न स्तरीय चीज़ें छापते हैं, हम भी छापते हैं। मतलब मैं खाली उनके प्रकाशनीय जनसत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हम दो लोगों के जो धंधे हैं उनमें थोड़ी बहुत साम्यता है। हम लोगों के यहाँ से जो चीज़ें लोग लिखते हैं जैसी भी हों, उनका पैसा बहुत देर से मिलता है, उनके यहाँ मिलता ही नहीं है या मिलता है पता नहीं। और दूसरा एक शायद ये भी मैंने सोचा कारण हो कि संपादक के बारे में लोग मान लेते हैं, एक संपादक और एक IAS अफसर, दो लोगों के बारे में बड़ी मिथ्या धारणा है। ये तो संपादक से आप किसी विषय पे बोलने कह सकते हैं, रेलगाड़ी में बैठे होते हैं तो लोग पूछते हैं देश का क्या होने वाला है, मैं खुद अपना पता नहीं देश का क्या होता है। और एक IAS अफसर के बारे में उसको कहीं पर भी लगा दीजिए, वो कोई भी काम कर सकता है। और हम देखते हैं हमारे लोग कितने तरह के काम करते हैं। एक तो मैं ओम प्रकाश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सच में इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है। वैसे तो ग्रंथावली का कोई भी काम बहुत परिश्रम मांगता है, उसमें विवेक चाहिए, धीरज चाहिए, और जिन परिस्थितियों में उन्होंने निकाला है इसके बारे में चर्चा हुई। इस सारे ग्रंथ को, ग्रंथावली को, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा मन करता है कि मैं उनको इस बारे में झलक से मुबारकबाद दूँ। और दूसरा, शर्मा जी ने छापा बहुत अच्छा है। मेरा प्रकाशकों से बहुत दोस्ताना रहता है और मेरा एक साफ मेरी अवधारणा
हिंदी प्रकाशनों के बारे में ये है कि बहुत खराब किताबें छपती हैं, आमतौर पे प्रकाशक रुचि नहीं लेते हैं, उनके पास में ऐसा स्टाफ भी नहीं होता है, लोग भी नहीं होते कि जो बहुत बारीकी से चीज़ों को देख सकें। पर ये जो किताब छपी है, इस किताब को देख करके मुझको लगा कि अच्छा प्रकाशन। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जिनके बारे में जो लोग आगे आएंगे बात करेंगे, पर जो प्रकाशन है उस प्रकाशन में इतनी विविधता है, 8 किताबें हैं, इन्होंने मुझको वक्त पे दे दी थी। आमतौर पे ऐसे पैटर्न होता है जिसमें उनकी जीवनी वो देते, और भूमिका में जो कि किस तरह से काम हुआ है, शुक्ल जी के बारे में उनका क्या ख्याल है, उस तरह की चीज़ें आती। लेकिन शुरू में उन्होंने चंद्रशेखर शुक्ल जी के हवाले से करीब 22 पेज तक जो है वो निजी प्रसंग चलते हैं, और कई बार उसमें किस्से भी आते हैं कि एक बार किसी ने शुक्ल जी को सुझाव दिया कि मेरी पत्नी के सौंदर्य के बारे में कोई कविता लिख दो, उन्होंने लिखा, उनको पसंद नहीं आया, तो उनके ऊपर बाद में एक डंडा बरसाने वाला भेजा गया, और बाद में किसने बचाया, फिर वो कहाँ पर हुआ था वो दंड प्रहार, वो मिर्जापुर में था कि काशी में था, फिर उसके बारे में कौन कौन लोग क्या कहते हैं, ये भी सारा उस भूमिका में है। तो मेरा मानना है कि वो अगर एक अलग जीवन का किस्सा चलता रहता, और जो भूमिका है वो भूमिका उनके साहित्य और उनके कर्तृत्व के बारे में रहती, तो उसके बारे में शुरू में जो वो दोनों चीज़ें उसमें मिल रही हैं। और बल्कि शुरू में तो मालूम ही नहीं चलता है, वो शुरू में गोकुल चंद्र शुक्ल का जिक्र आया है, मैं देखता रहा कि आखिर है, पहले मालूम तो चल जाए, तो वो 10 पेज तक पता ही नहीं चला। उसके बाद में 15 पेज बाद में ये मालूम चला कि चंद्रशेखर शुक्ल कौन है, क्योंकि वो के भतीजे हैं, ऐसी जानकारी बाद में आती है। पर मेरे ख्याल में अगली बार कभी जब दोबारा संस्करण हो तो ये शुरू में ही पाठक को पता चल जाना चाहिए कि जो आपका मूल स्रोत है, वो स्रोत जो है वो कौन है, तो उसका परिचय सामने हो तो उसकी पुष्टि या उसकी प्रामाणिकता के बारे में थोड़ा पता चलता है। कुछ और चीजें भी हैं, मतलब हमारे यहाँ हिंदी में जो इस तरह से शोध का हिस्सा, अगर आपने जीवन तथ्य भी जुटाए हैं तो वो भी शोध का ही काम है। तो वो कहाँ से आए हैं, उनके स्रोत क्या है, तो कुछ नाम तो है, जैसे चंद्रशेखर शुक्ल का नाम आया, हालांकि बाद में सवाल खड़ा किया गया कि उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो कितने प्रामाणिक हैं, उनके साथ ही रहते थे, तो उनको बाद में परिवार के दूसरे लोग जो हैं वो उसका खंडन भी करते हैं। पर फिर भी इस तरह से जो जीवन के बारे में चीजें हों वो प्रामाणिक हों, बहुत परिश्रम उसमें थोड़ा करना होता है कि कहाँ से लोग जो उनके संपर्क में थे, या अब चूंकि नहीं है तो नाम में जैसे लोग जिनके पास में बहुत सारे अनुभव हैं, यानी और वो सारे हवाले उसमें आने चाहिए, जिससे कि उससे उनकी थोड़ी प्रामाणिकता है। क्योंकि शुरू में जब उन्होंने अभी जिक्र किया कि जब वो पैदा हुए थे तो रो भी नहीं सके थे, अभी हवाला है कि शायद उनकी माँ ने कहा होगा, किसी को कहा हो, लेकिन वो बात सिर्फ जिक्र है कि पितामही ने इस तरह की बात कहीं पर कही थी, या एक ही वर्ष में वो कई दर्जे की योग्यता हासिल कर गए थे। तो अब अगर जब तक इसका कोई प्रमाण या कोई हवाला ना हो तो लगता है कि बहुत श्रद्धावश ही हम लोग इस तरह की बात करते हैं। और जैसा नामवर जी ने कहा कि श्रद्धा से थोड़ा हट के अगर सचमुच विवेकपूर्ण ढंग से हम लोग इस तरह से उपलब्ध सामग्री को थोड़ा सा कसौटी पे कस के देखें कि सचमुच आज के वक्त में वो कितनी ठहरती है, तो वो ज़्यादा सही होगा। ये जब नामवर जी ने बात कही तो मुझे लगा थोड़ा मेरा संकोच उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में जो मेरे मन में ग्रंथावली को लेकर की जो मैं आगे रखने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा संकोच था बात करते हुए। ऐसा नहीं, मैं साहित्य के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपको पहले कहूँ कि मैं बिल्कुल अनधिकार चेष्टा होगी, हालांकि किताब मैंने बड़ी किताबें सारी चाप से पढ़ी, जितने भी खंड हैं, और रसमीमांसा को पढ़ते हुए मुझको बहुत आनंद आया। सौंदर्य की उन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा की है, वो कितनी मौलिक है ये तो क्योंकि और लोग जिन्होंने बहुत दुनिया का साहित्य पढ़ा है वो जानते होंगे, लेकिन काफ़ी साहित्य पे, कविता पे, उपन्यास पे, आलोचना पे, बल्कि पारिभाषिक उक्तियाँ जो हैं इतनी मिलती हैं शुक्ल जी के यहाँ, औरों के यहाँ कम मिलती होंगी। लेकिन एक चीज़ जो पाठक के नाते मेरे मन में आई, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि उनकी मानस रचना कैसी थी। यानी हम लोग किसी आलोचक के बारे में या किसी महान व्यक्ति के बारे में हम इसे जानना चाहते हैं कि उनके सोचने का नजरिया, चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में, अपने वक्त के बारे में उनके ख्याल क्या है। एक जिक्र है कि उनकी पिता से पढ़ती नहीं थी, और ये भी लिखा गया है कि पिता जो थे वो मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित थे, इसलिए ये भी एक मुस्लिम संस्कृति का रंग गहरा हुआ, और एक जगह ये भी एक तरफ और चढ़ी। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में संकेत इस तरफ होगा कि उनके जो पिता